Good afternoon, everyone. Today we are going to start our topic congestive heart failure. Before starting this topic, my first question to the student is that if our water pump is not working properly, then our building or our home gets sufficient water supply. अगर हमारे घर की मोटर खराब हो जाए तो क्या हमारे घर के जो बिल्डिंग है, जो ऊपर का कमरा है, नीचे का कमरा है, क्या उसमें पानी की सप्लाई प्रॉपर होएगी? द आंसर इज नो. सिमिलरली जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारा हार्ट है वो भी एक पंप का काम करता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है. इफ आवर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन आवर बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स डू नॉट गेट सफिशिएंटली ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. Before starting our congestive heart failure topic, I am going to discuss the anatomy of heart. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा हार्ट होता है that is 4 chamber structure. ठीक है, उसके अंदर आर्टियम और वेंट्रिकल्स होते हैं. जो अपर रीजन होता है उसको हम आर्टियम बोलते हैं, नीचे वाले रीजन को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ठीक है, अपर वाला लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से आता है. पल्मनरी वेन्स होती हैं वो लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लेफ्ट आर्टियम में. जब हमारा लेफ्ट आर्टियम का ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ये हमारा आर्टियम है, जब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, तो हमारे बीच में वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स ओपन होते हैं और ब्लड नीचे जाना शुरू हो जाता है. ठीक है, जैसे जैसे ब्लड हमारा नीचे जाएगा यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होगा और ऊपर प्रेशर कम होना शुरू होगा. ठीक है, फिर हमारे जो वॉल्व्स हैं वो हमारे यहाँ से जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से हमारी निकलेगी अयोटा. अयोटा क्या है? ये मेजर आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर कैरी करती है. ठीक है, साइड बाय साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से. सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा. जो सुपीरियर वेना केवा है वो हमारे ऊपर अपर साइड से ब्लड कैरी करती है और जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर साइड से ब्लड को कैरी करती है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट आर्टियम में जाता है. जब यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है. जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करता है. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है हमारा यहाँ पे ट्राइकप्सिड वॉल्व है वो ओपन होता है और जो ब्लड है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है. वेंट्रिकल्स की फिलिंग होनी शुरू हो जाती है. जैसे ही यहाँ पे वेंट्रिकल्स अब फिल होता है तो जो हमारा ब्लड है वो अब कहाँ जाएगा? अब वो दोबारा हमारा लंग्स के अंदर जाएगा और वहां पे प्यूरिफाई होगा, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा. मींस यहाँ से जो ब्लड है लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से आ रहा है और जो हमारा राइट साइड है यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. तो ये एक सर्कुलेशन है हमारे हार्ट की. जो ये हमारे चैम्बर्स है इसके बीच में जो वॉल्स है उनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो यूनिफ्लो रखते हैं ब्लड को, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड मूव करेगा. जब ब्लड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो वो बैक फ्लो नहीं होगा. ठीक है, जैसे ही वो बैक फ्लो होने लगेगा जो हमारे वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे. हम जो लेफ्ट साइड का वॉल्व होता है उसको बाइकप्सिड वॉल्व बोलते हैं और इसको ट्राइकप्सिड वॉल्व बोलते हैं. ठीक है, बीच में जो पार्टीशन होता है हार्ट के बीच में इसको सेप्टम बोलते हैं. ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो आप ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ोगे. ठीक है, मैं आपको एक बेसिक एनाटॉमी बताना चाहती थी. आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन कैसे होती है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल जो हार्ट का वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम्स होता है. ठीक है, 4 चैम्बर ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. तो ये हमारा हार्ट है जो पंप की तरह काम कर रहा है. मैंने अभी डिस्कस किया था फिजियोलॉजी की साइकिल जो हमारा हार्ट का कैसे चलता है. ठीक है, सर्कुलेशन. नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई टू हार्ट. जो हार्ट है, अब जैसे हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है उसी तरह से अब हमारा हार्ट भी एक ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की जरूरत है. तो जो हार्ट है उसको कौन सप्लाई करता है? राइट और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज. ठीक है, जैसे अयोटा इज अ मेजर आर्टरी विच सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू द होल बॉडी, है ना. तो ऐसे ही जो कॉर्नरी आर्टरी है वो हमारी पूरी बॉडी को जो हमारा हार्ट है कॉर्नरी आर्टरीज उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है डायरेक्टली. ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अयोटा से. ठीक है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाइज द मेजर पार्ट टू द हार्ट. द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एट द रेंजिंग 60 to 80 बीट्स पर मिनट. जो हार्ट है वो हमारा रेट है वो कितना है? 60 to 80, मतलब हर
अगर हम बात करें जो हमारी पूरी बॉडी है उसके अंदर जो 5 लीटर हमारा जो ब्लड है, हार्ट के अंदर एफिशिएंसी है कि वो 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट के अंदर पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जब अगर हम बात करते हैं, जब हमारा अपर वाला रीजन है हार्ट का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। और जब वो रिलैक्स करता है उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोल। तो जो ये सिस्टोल और डायस्टोल होता है, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसके दौरान जो हमारे वॉल्व्स होते हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ठीक है। जब वो ओपन और क्लोज होते हैं तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड, ठीक है। जो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनता है क्या इस टाइम पे जो हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो हार्ट साउंड को सुनता है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं, अब नाउ वी कम टू द आवर मेन टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना। कंजेशन का मतलब क्या होता है, रुकावट। अगर हमारा हार्ट जो एक पंप है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में दोबारा वापस चला जाएगा, जिससे वो ब्लड लंग्स में जा सकता है, पल्मोनरी कंजेशन हो सकती है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इकट्ठा हो सकता है, जिससे एडीमा हो जाता है, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या है, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर मतलब हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, वो प्रॉपरली अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो हार्ट फेलियर इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम, एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर जो हार्ट है वो ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो हमारी बॉडी की डिमांड्स है, मेटाबॉलिक डिमांड्स है, उसको ये फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं। जो वेंट्रिकल है वो प्रॉपरली ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाता, जिसे हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हार्ट है, हार्ट के अंदर मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर एफिशिएंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो ये मसल्स होती है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है और वो उतना एफिशिएंटली अपना काम नहीं करती, जिसकी वजह से बॉडी को और कंपनसेटरी मैकेनिज्म से काम करना पड़ता है ताकि जो हार्ट है वो एफिशिएंटली ब्लड सप्लाई कर पाए, ठीक है। तो उसके अभी हम आगे पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर की अगर हम बात करते हैं, 2 तरह के हार्ट फेलियर है। क्रोनिक हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर इज अ कॉमन एंड स्टेज ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रोनिक हार्ट डिजीज। लंबे समय से कोई हार्ट की बीमारी चल रही है, उसके दौरान अगर हार्ट फेल होता है तो देन इट इज कॉल्ड एज क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। इसमें एकदम से हार्ट फेलियर नहीं होता, पर जो पेशेंट है उसके अंदर वॉल्व के अंदर डिजीज होती है, एडीमा होता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी कंजेस्टिव जो क्रोनिक हार्ट फेलियर हो सकता है, मींस वो लंबे समय से कोई चीज चल रही है जिसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। नेक्स्ट इज द एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है, जो एकदम से होता है ना, सडनली होता है, उसको बोलते हैं कि किसी कारणवश मतलब एकदम से कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई अंदर जो कि पहले डायग्नोज नहीं हो रखी है या पेशेंट को नहीं पता है, ठीक है, वो एकदम से हुआ, माइट भी वो वाल्व रप्चर हो गया है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया है, तो किसी भी कारण से अगर एकदम से हार्ट फेल होता है देन इट इज कॉल्ड एज ए एक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब अब हमने बात करनी है कि किस किस कारण की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज हाइपरटेंशन, है ना। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट फेलियर हो सकता है। कैसे? जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, हार्ट को एक्सेस में काम करना पड़ता है, जितनी उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है इवन देन उसे वो काम करना पड़ता है, हार्ट को प्रेशर लगाना पड़ता है, उस कंडीशन के अंदर हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 2 टर्म्स है, एक होती है प्री लोड, एक होता है आफ्टर लोड। प्री लोड होता है जब हमारा वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन में होता है एंड जब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा होता है और एंड स्टेज पे होता है, उस टाइम पे जितना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर होता है उसे बोलते हैं प्री लोड, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जितना ब्लड पंप करता है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आफ्टर लोड होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल है उसे एक्सेस में काम करना पड़ता है, और वो एक्सेस वाली जो कंडीशन आ जाती है उसमें जब वो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, उस कंडीशन के अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है। तो मींस हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर की वजह से आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। अभी मैंने आपको बताया कोरोनरी आर्टरीज आर दोज आर्टरीज विच सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड टू द हार्ट, है ना। अगर हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट के अंदर इस्कीमिया हो जाएगा। व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया इज द कंडीशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड नहीं मिलेगा तो उससे जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, उनका फंक्शन, जो उनकी कैपेसिटी है काम करने की, फंक्शनिंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। जो वॉल्व्स है उसके अंदर किसी तरह से हाई प्रेशर की वजह से या वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से भी जो हार्ट के जो वॉल्व्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, उस कंडीशन के अंदर हार्ट फेल हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं उसके अंदर किसी तरह से अगर एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज है। डायबिटीज क्या है? इट इज वन ऑफ द इट इज अ क्लस्टर ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है। तो उस मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से जो कार्डियक मसल्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंजरी, मायोकार्डियल इंजरी क्या है? मायोकार्डियल जो हमारी मसल्स हैं उसकी अगर किसी तरह की कोई इंजरी होती है या फिर सफिशिएंटली उसे ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड नहीं मिल रहा तो उस केस के अंदर जो हार्ट है उसकी जो पंपिंग एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मसल्स के अंदर उतनी कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो मसल है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, तो उससे भी हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब हार्ट हमारा एक बीट में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना जो ब्लड है वेंट्रिकल से निकल के पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, दैट इज नोन एज ए कार्डियक आउटपुट। तो जैसे जैसे हार्ट फेलियर की तरफ जाता है हार्ट उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट ना तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है ना रिलैक्स कर पा रहा है ढंग से, जिसकी वजह से जो उसकी एफिशिएंसी है ब्लड को पंप करने की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट कम होएगा तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। अब जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम अल्टीमेटली कम होता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट हमारा अफेक्ट हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, अब इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला? कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल से कितना ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट, है ना। तो अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इसका मतलब जो ब्लड है वो कम निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंचेगा ऑर्गन्स तक, तो ऑर्गन्स तक अगर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कम सप्लाई होगा तो उससे हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, या वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपनसेटरी मैकेनिज्म। हार्ट फेलियर के अंदर एक मैकेनिज्म है कंपनसेटरी। ऐसा नहीं है, जब हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ऐसे ही हार्ट के अंदर भी एक इनिशियली मैकेनिज्म चलता है जिसको हम कंपनसेटरी मैकेनिज्म बोलते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर हम उसे टाइम से कंट्रोल नहीं करते हार्ट फेलियर की कंडीशन को तो वो हमारे लिए मैकेनिज्म ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। जैसे ही हमारे हार्ट फेल होने की टेंडेंसी पे होता है तो हमारे हार्ट के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो हाई प्रेशर को सेंस करते हैं, ठीक है। जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो जो बैरो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होंगे ताकि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सके। बैरो रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को सेंस करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होता है तो हमारे जो हार्ट के अंदर बैरो रिसेप्टर्स हैं या हमारी आर्टरीज में जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और जैसे ही सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है? नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का ये हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, मतलब हार्ट के अंदर पावर लाने की कोशिश कर रही है। ये जो हार्ट फेल हो रहा था उसको स्टिमुलेट कर रही है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन उसको इंक्रीज कर रही है। फेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगी जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इनिशियली क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा,
ऑक्सीजनेटेड रिच ऑर्गन्स तक जाएगा, लेकिन ये मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म पे धीरे धीरे जो हमारी मसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर उतनी टेंडेंसी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो लॉन्ग टर्म पे जो ये इफेक्ट है, ये हमारी मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उतनी एफिशिएंटली हमारी हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे लास्ट में जो हमारा वेंट्रिकुलर है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है और हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी को बचाने की कोशिश करता है, बट लॉन्ग टर्म पे जो इसका इफेक्ट आता है वो इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, जिसको हम रास सिस्टम बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर हमारा जब हमारा हार्ट फेलियर की तरफ होता है तो हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली जो किडनी है, किडनी तक ब्लड उतना प्रॉपरली नहीं जा पा रहा, तो परफ्यूजन कम हो जाएगी, रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी, जिससे जो किडनी है वो क्या करेगी, रिलीज रेनिन रिलीज करेगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। रेनिन से क्या बनता है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है, और फाइनली एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, फ्लूइड रिटेंशन करना, और एंजियोटेंसिन 2 क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली प्रीलोड भी इंक्रीज होगा, है ना। तो ये सारी मैकेनिज्म कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव करते हैं, बट धीरे धीरे ये हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सेंस कर रही है कि हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो ये सारे मैकेनिज्म करके हार्ट बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा, जो कंडीशन है वो वर्स होगी और हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है हमारा एडीएच है, जब हमारी बॉडी के अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है तो एडीएच सिक्रीशन रिलीज होता, एडीएच हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर कम क्यों है, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। प्लाज्मा जो हमारा प्लाज्मा का लेवल है ब्लड के अंदर उसको इंक्रीज करता है, प्रीलोड को बढ़ाता है। तो ये बॉडी मतलब जो धीरे धीरे एक तरह से बॉडी के अंदर फ्लूइड को एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब क्रोनिक मैकेनिज्म, क्रोनिक कंपनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। वो अब क्या करेगा, बॉडी के अंदर जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा फ्लूइड इंक्रीज होगा, एडिमा होगा, और अल्टीमेटली सोडियम वाटर रिटेंशन होएगी, प्रीलोड बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जो हार्ट है वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा है बट हार्ट उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्डियक डिसफंक्शन, धीरे जो हमारा हार्ट है जब उसकी मसल्स डैमेज हो जाएंगी, मसल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, तो उसकी वजह से जो हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो उतनी एफिशिएंटली ब्लड सप्लाई नहीं करेगा बॉडी के अंदर, मतलब जितना ब्लड निकलना चाहिए वेंट्रिकल से उतना इजेक्ट नहीं होगा, हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिससे जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा, ब्लड उतना बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा, बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से हमें हार्ट के अंदर ब्लड को फिल करना पड़ेगा। बट ये कंडीशन एक टाइम तक रहती है, फाइनली क्या होता है, हम उतने ब्लड प्रेशर सहन नहीं कर पाते और हमारा हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर धीरे धीरे थकावट महसूस होती है, क्योंकि हार्ट उतना सफिशिएंटली ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा, पर्सन फैटीग फील करेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताए हैं, ये क्या है, ये पैथोफिजियोलॉजी है कि ये बीमारी कैसे हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, अगर वॉल्व जो हमारे हार्ट के वॉल्व्स हैं अगर उसके अंदर कोई डिजीज हो गई है, हमारी हार्ट की मसल्स के अंदर कंडीशन खराब हो गई है, डिजीज्ड कंडीशन आ गई है, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, डायबिटीज है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट अगर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड बॉडी तक नहीं जा पाएगा। ठीक है,
फिर जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होएगा, हार्ट और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बट एक लिमिट तक वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फाइनली वो फेलियर की तरफ जाएगा क्योंकि हार्ट की मसल्स के अंदर उतनी एफिशिएंसी नहीं है। फिर जब देखा कि ब्लड फ्लो जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, किडनी तक ब्लड नहीं जा पा रहा, तो वो क्या एक्टिवेट करेगा, रेनिन। रेनिन क्या करेगा, वेस्लोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये फ्लूइड की रिटेंशन करेगा। तो इन सब मैकेनिज्म्स को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगी और मसल्स और ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होएगा, जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की अल्टीमेटली इन सब कंडीशंस के बाद जो हमारा हार्ट है फेलियर की तरफ जब होता है तो वो प्रॉपरली पंप नहीं करता ब्लड, तो जो ब्लड है वो लंग्स में जाना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो हमारे लंग्स हैं वो भी काम नहीं करेंगी, ठीक है। जो टिश्यूज हैं उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लंग्स भी नहीं काम करेंगी, पर्सन एडिमा की तरफ हो जाएगा, जो बॉडी फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रीजन, ये सारी हमारी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं या कैसे हम अपने सिम्टम्स से रिलीव ले सकते हैं या हम कैसे हार्ट फेलियर से बच सकते हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मॉडिफिकेशन इन द लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा है हमें, है ना, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जा रहा है। तो ये मेन फैक्टर्स हैं। हमें अपना खाने का जो हमारा जो फूड इनटेक है हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए, हमें हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड नहीं खाना चाहिए, हमें लो सोल्ट की तरफ रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम मॉडिफाई करके हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते करके तो हम हार्ट फेलियर की ओर से बच सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज से स्टेमिना इंक्रीज होता है जिससे हम ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा ओबेसिटी एक बहुत मतलब बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अल्कोहल से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें हैं जिसको हम इम्प्रूव करके, जिसको छोड़कर हम अपना अगर लाइफस्टाइल अच्छा करें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं, ठीक है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा लूप डायोरेटिक्स है। डायोरेटिक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर क्योंकि एडिमा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडिमा होता है तो हम उसमें डायोरेटिक्स देते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हम मसल्स को की टेंडेंसी को, कंट्रैक्शन की टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए पेशेंट को देते हैं, ठीक है। वेसोडाइलेटर्स हैं। So these are some pharmacological drugs which we used in the management of heart failure. So now I just want to conclude this topic here because at this level you have to cover the mainly pathophysiology and in end you have to cover the pharmacological management, pharmacological treatment in which you have to mention the different categories of the drugs which are used for the management of heart failure. Thank you so much.